जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मिसली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने 4.12 12 टॉपिक जो है वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है। ये टॉपिक जो है बेसिकली ये आपका इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो है साथ साथ मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी रियल लाइफ के अंदर जो आप एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी के, ठीक है, वो आपने डिस्कस करने हैं कि आप कहाँ पे स्टेबिलिटी देखते हैं कि किन ऑब्जेक्ट के अंदर या किन टॉयज़ के अंदर, ठीक है, या किन व्हीकल्स के अंदर ज़्यादातर स्टेबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है। अब वो कहता है बेसिकली the concept of stability is widely applied on to engineering technology, especially in the manufacturing racing cars and balancing toys. अब वो कहते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी में देखें तो बेसिकली जो रेसिंग कार्स हैं, आपको पता है रेसिंग कार जो होती है बेसिकली उनकी हाइट क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली उसका जो तो बेसिकली जो रेसिंग कार है उसकी हाइट स्टूडेंट इसलिए कम होती है क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, और आपको पता है कि वो एक शार्प टर्न लेते हैं जब उस टाइम पे उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, तो उनकी हाइट कम होने की वजह से आपको पता है स्टूडेंट उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। और आपने देखा होगा कि ऐसे ट्रक जो कि बिल्कुल लोडेड होते हैं और ऊंचे ऊंचे सामान रखे होते हैं, तो वो गिरने का भी ज़्यादा खतरा होता है, सम टाइम वो गिर भी जाते हैं क्योंकि हाइट इंक्रीज़ होने से स्टेबिलिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। इसी तरह वो कहते हैं बैलेंसिंग टॉयज़, यहाँ पे पिक्चर भी आप देख रहे हैं, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बैलेंसिंग टॉयज़ को सेल्फ रोटेटिंग टॉयज़ भी कहते हैं। स्टूडेंट, आपने देखा होगा सम टाइम जब आप बाज़ार में जाते हैं तो बच्चों के ना खिलौने जो है बेसिकली रोड पे रखे होते हैं जिनके अंदर हवा फिल होती है, जैसे डोरेमोन हो गया या कोई ऐसी पिजन जैसे कबूतर हो गया, ठीक है, या कोई और भी चीज़ें होती हैं, तो वो ना रोड पर रखी होती हैं और वो क्या कर रही होती है, ऐसे हिल रही होती है, ऐसे जैसे गाड़ी गुजरती है ना ऐसे हिल रही होती है, लेकिन वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? बेसिकली उनकी स्टेबिलिटी जो होती है उनकी बेस के अंदर होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा, यहाँ पे मैं पिक्चर बना रहा हूँ, कुछ ऐसे टाइप के होते हैं जो ज़मीन पर रखे होते हैं, वो ऐसे देखो बेंड होते हैं, हवा हवा जब चलती है तो इधर भी होते हैं और इधर भी होते हैं, लेकिन गिरते नहीं है क्योंकि उनका सारा वेट क्या होता है इसके बेस में होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कहते हैं कि आगे वो कहता है एज रेसिंग कार आर ड्राइवन एट हाई स्पीड एंड आल्सो देयर आर sharp turn in track, okay, and therefore the chances of cars to topple over increases. Topple का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ गिर जाना। Increases to enhance the stability of racing cars, their center of mass are kept low as possible. तो बेसिकली उसका सेंटर ऑफ मास जो है जहाँ पे उसका होल वेट एक्ट करता है वो कीप लो एज पॉसिबल, उसे नीचे रखा जाता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी है वो क्या हो, इंक्रीज हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन्स है, ये स्टूडेंट आपने याद कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ आप टॉयज़ देख रहे हैं और इन टॉयज़ को देखिए, जब ये देखिए ये टॉयज़ देखें, ये एक आयरन की स्ट्रिंग है, वायर है जिसको एक दो बॉब्स के साथ देखें कनेक्ट किया हुआ है। ये एक क्या है, हुमेन है और ये एक बेस है उसकी। यहाँ पे अगर हम इसको क्लिक करें तो ये ऐसे मूव करेगा लेकिन ये गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? इसको ऐसे तरीके से बनाया गया है, इसका पूरा वेट यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से ये स्टेबल है। देखो इसको बनाए भी ऐसे। इसी तरह ये जो देखिए ये टॉयज़ देख रहे हैं आप, बैलेंसिंग टॉयज़, सेल्फ रोटेटिंग टॉयज़ कहते हैं। इसे भी जब आप हिलाएँगे तो ये ऐसे हिलेगा, ठीक है? तो ये गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? बेसिकली क्योंकि इसको स्टेबिलिटी के रूल के मुताबिक बनाया गया है और जिसकी वजह से ये नहीं गिरता। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये टॉय आपको नज़र आ रहा है, इसको भी ये देखें, इसके जो पाँव हैं यहाँ पे इसे रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसे अगर हिलाते भी हैं तो ये गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसका होल वेट यहाँ पे एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ये गिर नहीं सकता, ठीक है। कहते हैं दीज टॉयज़ आर बेसिकली इन कंप्लीटेड स्टेबल, ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट में, एंड देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ऑलवेज रिमेन बिलो द पिवट पॉइंट। इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे होल वेट एक्ट कर रहा है वो इनका पिवट पॉइंट है। जैसे ये इसका पिवट पॉइंट है, ये इसका पिवट पॉइंट है, ये भी क्या इसका पिवट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, वो ये कह सकते हैं कि वाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स कीप लो एज पॉसिबल, कि जो गाड़ियों की जो हाइट है बेसिकली वो लो क्यों रखी जाती है। स्टूडेंट, इसका आंसर तो मैंने यहाँ पे भी आपको दे दिया है, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर आपने उसे कर लेना है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं टू enhance the stability of racing car, its center of mass is kept as low as possible. Its base area is also increased by keeping its wheels outside of main body. अब वो कहते हैं कि जो रेसिंग कार जो है बेसिकली उसका जो
स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करते हैं, उसका सेंटर ऑफ मास क्या करते हैं, कीप लो एज पॉसिबल, नीचे की तरफ रखते हैं, एंड बेस एरिया जो होते हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका बेस एरिया काफ़ी इंक्रीज़ है, वाइड है काफ़ी, देख लें। अच्छा, ये बेस एरिया वाइड करने से भी क्या होता है स्टूडेंट्स, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी जो हमने डिस्कस किया पैराग्राफ वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये है कि रोटेटिंग मोशन वर्सेस ट्रांसलेशन मोशन, इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करना है कि रोटेटिंग मोशन क्या और ट्रांसलेशन मोशन क्या है। Counterparts of the velocity, acceleration, force and momentum in the translation motion: angular velocity, angular acceleration, moment of force and angular momentum। देखो स्टूडेंट, velocity, acceleration, force and momentum ये वो टर्म है जब ऑब्जेक्ट एक स्टेट पाथ में मूव कर रहा होता है तो हम velocity, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम लेते हैं। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है इस वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं, एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, मोमेंटम को मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम देते हैं। और आपके पास इसी तरह एंगुलर मोमेंटम होते हैं, जैसे यहाँ पे मोमेंटम है, यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा रिस्पेक्टिवली इन द रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मींस दैट स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट क्या है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट्स जस्ट दैट टॉर्क प्ले द सेम रोल इन द रोटेशनल मोशन दैट इज प्लेड बाय द फोर्स इन द ट्रांसलेशन मोशन। तो कहते हैं जैसे ट्रांसलेशन मोशन के अंदर जो फोर्स है वो एक प्ले अहम किरदार अदा कर रहा होता है, इसी तरह जो सर्कुलर मोशन में क्या करता है, टॉर्क जो है बेसिकली वो सेम रोल अदा करता है, ठीक है। ये आपने इसे समझ लेना, ठीक है। Therefore we are justified to predict that analogous to Newton's first law of motion, a rotated object will continue to do so constant angular velocity unless acting upon by a resulting momentum torque। अब देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ के एनालॉजी कहते हैं, जो मिलता जुलता होता है, कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी में ही मूव करता रहेगा तब तक जब आप उसे एक्सटर्नल फोर्स से एक्ट ना करें। तो न्यूटन का जो, तो जैसे न्यूटन लॉ में क्या होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है बेसिकली वो क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तो मोशन में रहेगा अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है मोशन इन सर्कल, कि एक सर्कल में जो मोशन होती है वो उससे आप क्या समझते हैं। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट ही समझ जो कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और जो इसकी वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ है जो इसे घुमा रही है, फोर्स की डायरेक्शन के टूवर्ड द सेंटर है। जैसे हम किसी भी पत्थर को डोरी के साथ बांधते हैं और उसे घुमाते हैं तो डोरी की जो टेंशन फोर्स है उस पत्थर को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन पत्थर की जो मोशन होती है बेसिकली वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था अलोंग द टेंजेंट, उसकी क्या होती है, वेलोसिटी होती है ऐसे, लेकिन फोर्स क्या होती है उसके सेंटर की तरफ होती है, ठीक है। ये आपने याद रखना है यहाँ पे। तो when a body is moving along circular path, its velocity at any point directed along the tangent drawn point. Show the direction of tangent at each point on the circle is different. Therefore, the velocity of object moving with a uniform speed in circle changing constantly। मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो एक कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म चेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है ना यूनिफॉर्म की, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो hence a force perpendicular to the direction of motion is always required to keep object moving with uniform speed in a circular path। तो ये क्या होता है कि जो फोर्स है उसे सर्कुलर पाथ के अंदर घूमने में क्या करती है, मदद करती है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है और फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज ये बन सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान जहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यही बात उसने आगे भी की हुई है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, एज बॉडी मूव विद constant speed, it is possible only when components of force along v is f is cos 90 is equal to 0। अब देखें जो कहता है बॉडी मूव्स करे कौन सा स्पीड से, तब पॉसिबल होगा जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है, याद करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।